Today's the topic of discussion is point number 21 from FCS Pathology 2014 MCQs। अब एक यंग मैन है, उसको लो ग्रेड फीवर हो रहा है, एनीमिया डेवलप हो गया, इसी फटीग है। CBC के ऊपर आपको ब्लास्ट सेल्स नज़र आ रहे हैं और साथ आपका साइटोप्लाज्म स्कैंटी है और CD19 पॉजिटिव एंड प्रोबेबल डायग्नोसिस एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होगी। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर CD19 पॉजिटिव होता है। आपको कंप्लीट ब्लड काउंट जब हम कराते हैं तो हमें ब्लास्ट सेल्स नज़र आते हैं जिनका स्कैंटी साइटोप्लाज्म होगा और फीवर होगा, पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा और उसकी इजी फटीगेबिलिटी होगी। फीवर जो होता है वो ज़्यादातर लो ग्रेड फीवर होता है। तो ये होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर। जो ALL होता है वो CD19 पॉजिटिव होता है और हमें ब्लास्ट सेल्स नज़र आते हैं जिनका स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है। अब एक बच्चा है, यंग बॉय है, उसको पामर जेंथोमास हैं और उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हुआ है। तो ये कौन सी टाइप होगी? हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की। तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया टाइप 3 के अंदर आपको पामर जेंथोमास बन जाते हैं। हाथ के ऊपर या पाम के ऊपर आपके जेंथोमास बन जाते हैं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया टाइप 3 के अंदर। जो टाइप 1 हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता है उसमें आपको प्रूराइटिक जेंथोमास बनते हैं कि आपको खारिश होती है। प्रूराइटिक जेंथोमास टाइप 1 हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के अंदर होते हैं। टाइप 2 हाइपरकोलेस्ट्रीमिया के अंदर आपको एक्लीश टेंडन के जेंथोमास बन जाते हैं। टाइप 3 हाइपरकोलेस्ट्रीमिया के अंदर आपके पामर जेंथोमास बनते हैं। टाइप 4 के अंदर आपके टैग्स हाई हो जाता है। और जो टाइप 2 हाइपरकोलेस्ट्रीमिया होता है ये कॉमनेस्ट टाइप है हाइपरलिपिडीमिया की, जिसमें LDL रिसेप्टर का डिफेक्ट आता है। जो टाइप 2 होती है जिसमें आपको एक्लीश टेंडन के जेंथोमास बनते हैं, ये कॉमनेस्ट टाइप होती है हाइपरलिपिडीमिया की। इसके अंदर आपके LDL रिसेप्टर्स का डिफेक्ट होता है। टाइप 1 प्लूराइटिक जेंथोमास में टाइप 1 के अंदर प्लूराइटिक जेंथोमास होते हैं। टाइप 2 के अंदर एक्लीश टेंडन के जेंथोमास होंगे। टाइप 3 के अंदर पामर जेंथोमास होते हैं। पहले प्लूराइटिक है टाइप 1 में, सेकंड में आपके पामर हैं, सेकंड में आपके एक्लीश हैं, थर्ड में आपके पामर जेंथोमास होते हैं। फोर्थ के अंदर आपका ट्राइग्लिसराइड्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं, टैग्स आपका हाई हो जाता है। जो टाइप 4 टाइप्स हैं इसकी। जो टाइप 2 थी जिसमें एक्लीश जेंथोमास होते हैं, इसके अंदर आपके LDL रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है और ये कॉमनेस्ट टाइप है हाइपरलिपिडीमिया की। एक IV ड्रग एब्यूज़र है, वो उस क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कराते हैं। IV ड्रग एब्यूज़र्स के अंदर जो स्टाफ ऑरियस होता है वो एंडोकार्डाइटिस कराता है। ठीक है, अगर तो वो ड्रग एब्यूज़र होगा तो स्टाफ ऑरियस की वजह से उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। वैसे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है। सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस भी स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होता है और एक्यूट जो एंडोकार्डाइटिस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। पोस्ट वाल्व रिप्लेसमेंट विद इन 60 डेज इज एपिडेमिस। ठीक है, अगर आपने वाल्व की रिप्लेसमेंट कराई है और वाल्व रिप्लेसमेंट के 60 दिन के अंदर अंदर अगर किसी को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो गया है तो वो एपिडर्मिस की वजह से होता है। ब्रूसेला की इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम ब्लड और बोन मैरो दोनों का कल्चर कराते हैं। ब्रूसेला की इन्वेस्टिगेशन में ब्लड और बोन मैरो दोनों का कल्चर कराते हैं। ट्राइकोमोनास विजिनालिस को हम डायग्नोज करते हैं डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग से। ठीक है, DFAS से हम करते हैं डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग से हम ट्राइकोमोनास विजिनालिस को बेस्ट डायग्नोज करते हैं। अब जो कल्चर है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है ट्राइकोमोनास विजिनालिस के लिए। वेट माउंट ऑन डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी भी हम करा सकते हैं। अगर वेट माउंट नहीं दिया हुआ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के ऊपर तो फिर आपने डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग को करेक्ट करना है जिसे हम DFA भी कहते हैं, या फिर हम एक्रिडीन ऑरेंज स्टेनिंग करते हैं, पैप्समेयर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन है वो आपने कल्चर कराना है। जो सबसे मेन चीज़ है जिसे आप बेस्ट डायग्नोज कर सकते हो ट्राइकोमोनास विजिनालिस को, वो आप कल्चर कराते हो जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। सेकंड पे आप क्या करते हो, या तो वेट माउंट लोगे, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करा लोगे। थर्ड पे आप जो है वो DFA कराते हो जिसे हम डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग कहते हैं। और फोर्थ पे हम एक्रिडीन ऑरेंज स्टेनिंग करते हैं ट्राइकोमोनास विजिनालिस के लिए। और ब्रूसेला की डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड का भी कल्चर कराते हैं और बोन मैरो का भी कल्चर कराते हैं। एक ऑर्गन या टिश्यू का जो पीस है अगर उसके अंदर आपको लिम्फॉइड एग्रीगेशन नज़र आएगी तो वो टॉन्सिल होगा। ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर आपको लिम्फॉइड एग्रीगेशन नज़र आती है उसे हम टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है, टॉन्सिल बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपको लिम्फॉइड एग्रीगेशन नज़र आती है। लिम्फॉइड टिश्यू की एग्रीगेशन अगर तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर्ड होगी तो उसको हम पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है, सिंपल टॉन्सिल क्या होता है कि आपके लिम्फॉइड टिश्यू की एग्रीगेशन है, और अगर लिम्फॉइड टिश्यू की एग्रीगेशन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन हुई हुई है, हमने पहले भी पढ़ा था पैलेटाइन टॉन्सिल के अंदर कैरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो अगर कैरेटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से आपका लिम्फॉइड टिश्यू सराउंड हुआ होगा तो आपका पैलेटाइन टॉन्सिल होगा। अगर तो लिम्फॉइड टिश्यू है और उसको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने सराउंड किया हुआ है तो वो आपका पियर्स पैचेस होंगे।
लेकिन अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैरोटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ने सराउंड किया हुआ होगा लिम्फोइड टिश्यू को, तो वो आपका पैलेटाइन टॉन्सिल होगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैरोटिनाइड एपिथेलियम ने अगर सराउंड किया हुआ होगा तो वो पैलेटाइन टॉन्सिल होगा, और अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम ने सराउंड किया हुआ होगा लिम्फोइड टिश्यू को, तो वो पियर्स पैचेज होंगे। उसके बाद एक पेशेंट है, उसको खांसी हुई है, एक्सरे आपने कराया तो उसके हाइलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज हुए हैं और नॉन केशेटिंग ग्रैनुलोमाज हैं, तो पेशेंट को सार्कोइडोसिस होगी। सार्कोइडोसिस में आपके नॉन केशेटिंग ग्रैनुलोमाज होते हैं और आपको हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है। अब एक यंग बच्चा है, वो यूवेलिट से आया है, उसकी इम्प्रॉपर सैनिटेशन थी वहाँ पे, तो उसको हेपेटाइटिस ए सबसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर तो प्रेग्नेंट लेडी है, किसी विलेज से आई है, तो उसको हेपेटाइटिस ई हो सकता है। लेकिन अगर एक यंग बच्चा है, वो विलेज से आया जहाँ पे सैनिटेशन का अच्छा इंतजाम नहीं था, तो उसको हेपेटाइटिस ए हो सकता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट लेडी होगी तो फिर आपने हेपेटाइटिस ई के बारे में सोचना है। अब एक यंग बॉय है, प्रेजेंट किया है, उसको लिथार्जी हो रही है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, एनीमिया डेवलप हो गया, पेटिकी ही एपिस्टेक्सिस है, वीकनेस उसे फील हो रही है, उसकी गम से भी ब्लीड कर रहे हैं, उसको नोज ब्लीड भी हो रहा है, उसका RBC काउंट भी कम हुआ हुआ है, CBC के ऊपर आपके सारे सेल काउंट उसके कम हुए हुए हैं। तो बेस्ट टेस्ट जो डायग्नोज करने के लिए होगा वो बोन मैरो बायोप्सी होगी। बोन मैरो बायोप्सी हम तब कराते हैं जब आपको CBC के ऊपर उसके सारी ही सेल लीनिएजेस अगर डिक्रीज हुई हो, तो आपने बोन मैरो बायोप्सी करानी होती है डायग्नोसिस के लिए, एप्लास्टिक एनीमिया को रूल आउट करने के लिए। लिथार्जी है, गम ब्लीडिंग है, एनीमिया है, पेटिकी है, एपिस्टेक्सिस है, सारे सेल काउंट उसके कम हुए हुए हैं, CBC के ऊपर आप उसकी बोन मैरो बायोप्सी कराओगे। 22 ये ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा थी, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर आई है, सारे स्कैन उसके नॉर्मल थे, हीमोग्लोबिन उसका कम है और साथ आपको एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पे आप उसका सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन कराओगे, ठीक है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी हीमोग्लोबिन उसका लो है और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके सारे स्कैन्स नॉर्मल थे, तो सिंपल आप उसका सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन कराओगे। अब एक पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस डी वायरस कांटेक्ट कर लिया है, वायरल सीरोलॉजी के ऊपर हेपेटाइटिस डी हमें मिल गया, ठीक है। कौन सा ऐसा हेपेटाइटिस है जो उसको चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी खुद तो काम नहीं कर सकता, तो हेपेटाइटिस बी चाहिए होता है हेपेटाइटिस डी को काम करने के लिए या इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है ग्लैंड का, जिसके आपको बहुत सारे एसिनाई नजर आ रहे हैं जो कि लाइंड हैं। बिग ग्लैंड है, उसके अंदर एसिनाई है जो कि लाइंड है स्टूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम से, जो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड हुआ हुआ है। साथ आपको स्मूथ मसल्स भी नजर आ रहे हैं, तो कौन सा ग्लैंड होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें आपको बहुत सारे एसिनाई नजर आते हैं, जिसमें स्टूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है, साथ आपको एम्बेडेड होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम के जो एसिनाई होंगे वो स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होंगे, साथ आपको स्मूथ मसल भी मिलेगा। एसिनाई मिल रहा है, स्ट्रोमा मिल रहा है, स्मूथ मसल मिल रहे हैं, और जो आपके एसिनाई है उसके अंदर आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है, तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड का फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा होता है कि उसका जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर आपको जो है वो स्मूथ मसल्स नजर आते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स हैं उसके स्ट्रोमा के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्ट्रोमा होता है वो फाइब्रोमस्कुलर होता है, उसमें फाइबर्स भी होते हैं, उसमें स्मूथ मसल सेल्स भी होते हैं। अब एक पेशेंट है प्रेजेंट किया, उसको नेक के अंदर स्वेलिंग है, साथ उसको बायलैटरल एक्सोप्थेलेमोस है, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज उसकी प्रेजेंट हैं ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। ग्वाइटर जो होता है ना वो ग्रेव डिजीज का सिम्टम है, जो स्वेलिंग होती है वो ग्वाइटर होती है, और ग्रेव्स डिजीज इज द बेसिक डिजीज जिसमें आपकी एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं, एंटी थायराइड एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी, साथ उसको बायलैटरल एक्सोप्थेलेमोस होगा और उसको नेक पे स्वेलिंग भी है, तो ये ग्रेव्स डिजीज होगी। अब एक 38 ईयर ओल्ड वमेन है, प्रेजेंट की है प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास, उसको फटीक बहुत ज़्यादा हो रही है। फर्दर जब रिव्यू किया तो उसकी रिपोर्ट्स आपने कराई तो उसका 15 पाउंड वेट गेन हुआ, कोल्ड इंटॉलरेंस है, वजन भी बढ़ता जा रहा है, उसको कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रही है पिछले कुछ महीनों से, उसका हार्ट रेट स्लो रहता है, फेस उसका पफी हुआ हुआ है, पेरी ऑर्बिटल एडीमा हुआ हुआ है, हेयर उसके थिन होते जा रहे हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स उसके डिलेड रिलैक्सेशन होती है, लेकिन उसको कोई गॉइटर नहीं है, नेक पे स्वेलिंग वगैरह नहीं है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन जो हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए कराते हैं उसमें हम एंटी थायरोग्लोबिन और एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ कराते हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए हम एंटी थायरॉइड और एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ हम कराते हैं। हाशिमोटो थायराइडाइटिस के लिए हम एंटी थायरोग्लोबिन एंड एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ कराते हैं। अब एक पेशेंट है, उसको फैक्टर 8 अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा हम दे सकते हैं फैक्टर 8 के ऑल्टरनेटिव पे? जब आपको फैक्टर 8 अवेलेबल नहीं होता है तो आप क्रायो प्रेसिपिटेट देते हो, ठीक है। क्रायो प्रेसिपिटेट के एंड में ई आता है तो ई से ही 8 होता है, तो अगर फैक्टर 8 अवेलेबल नहीं होगा तो आप क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हो। इसी तरह से जो क्रायो प्रेसिपिटेट होता है, जब फैक्टर 8 या फैक्टर 13 दोनों में से कोई भी अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हो, और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है वो फैक्टर 9 के ऑल्टरनेटिव होता है। अगर तो फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है तो हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, और अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है तो हम क्रायो प्रेसिपिटेट या फिर फैक्टर 13 की डेफिशिएंसी है तो भी हम क्रायो प्रेसिपिटेट दे सकते हैं अगर आपके पास फैक्टर 8 अवेलेबल नहीं है।
ब्रूसेलोसिस जो होती है वो अनपास्चराइज मिल्क से होती है। हमने पहले भी पढ़ा कि जो ब्रूसेलोसिस होती है उसमें हम ब्लड और बोन मैरो दोनों का कल्चर कराते हैं। जो ट्राइसोमी 18 होती है वो एसोसिएटेड होती है, ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी 18, और इसका जो निमोनिक यहाँ पे एडवर्ड्स ही दिया हुआ है। ट्राइसोमी 18 का जो निमोनिक है उसके आगे 6 चीज़ों के साथ ही एसोसिएटेड होती है। ई से एलोंगेटेड स्कल, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर आपकी एलोंगेटेड स्कल हो जाती है। डी से जो है डिजिट्स ओवरलैप करते हैं, क्लेंच्ड फिस्ट हो जाती हैं इनकी। डब्ल्यू से इनका VST होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं आपके 90% केसेस के अंदर। ए से एपनिया होता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। फुट इनके रॉकर बॉटम्स फुट होते हैं, और डी से इनके डिस्प्लास्टिक ईयर्स होते हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी होती है। ई से आ जाएगा इनकी एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 के अंदर एलोंगेटेड स्कल होती है। डी से इनके जो डिजिट्स होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं जिसमें क्लेंच फिस्ट आती है। डब्ल्यू से VST का डिफेक्ट होगा। ए से आपको एपनिया होता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। आर से रॉकर्स बॉटम फीट होते हैं। डी से एक तो डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और डिस्प्लास्टिक ईयर्स होते हैं। अब एक पेशेंट है OT टेबल के ऊपर था, उसको आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, 10 मिनट के अंदर ही उसको रिएक्शन डेवलप हो गए, तो कॉज क्या होगी? एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन। अगर तो 10 मिनट के अंदर ब्लड लगाने के बाद पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो वो क्या होती है? एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होती है। एंटीबॉडीज़ की वजह से उसकी रिजेक्शन हो गई है। तो अब जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो रिएक्शंस होते हैं ना, इसमें आता है एक हाइपर एक्यूट रिजेक्शन होती है, एक एक्यूट रिजेक्शन होती है, और एक क्रॉनिक रिजेक्शन होती है, और एक होती है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़। ठीक है, जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ होती है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। सबसे पहले आती है हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और इसमें आपकी पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं जिससे आपको हाइपर एक्यूट बहुत ही जल्दी आपको रिएक्शन डेवलप हो जाता है, दैट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपकी एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं। दूसरा आता है एक्यूट रिजेक्शन। जो एक्यूट रिजेक्शन होती है वो CD8 पॉजिटिव सेल्स की वजह से होती है, इसमें भी आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब आती है क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन जो होती है वो CD4 पॉजिटिव सेल्स की वजह से होती है, और इसके अंदर आपकी टाइप 2 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी दोनों इन्वॉल्व होती हैं। जो ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज़ होती है इसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर तो 10 मिनट के अंदर पेशेंट को रिएक्शन हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने के बाद, तो वो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होती है। 3 तरह की रिजेक्शन, एक हाइपर एक्यूट है, एक एक्यूट है, एक क्रॉनिक है। जो हाइपर एक्यूट है उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जो एक्यूट होती है रिजेक्शन उसमें CD8 पॉजिटिव सेल्स होते हैं और आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। क्रॉनिक रिजेक्शन के अंदर टाइप 2 और टाइप 4 दोनों हाइपर सेंसिटिविटीज़ होती हैं और ये CD4 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज़ है इसमें आपकी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। मोस्ट कॉमन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है ना वो आपका फिनाइल यूरिया होता है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का वो फिनाइल यूरिया है। एक फीमेल है, उसको बुखार हो रहा है, उसको डिस्यूरिया हो रहा है, बुखार हो गया है, पेनफुल यूरिनेशन हो रही है, ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स नज़र आ रही हैं जो कि लैक्टोज फर्मेंटिंग पिंक कॉलोनी बनाते हैं मैकनीज एगर के ऊपर। इंडोल पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ई कोलाई होता है वो ट्रिपल पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो इंडोल पॉजिटिव भी होता है, वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी होता है, वो पिंक कॉलोनीज बनाते हैं मैकनीज एगर के ऊपर, लैक्टोज फर्मेंटिंग भी होता है, और ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड होता है ई कोलाई। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है ई कोलाई ही मोस्ट कॉमन कॉज होती है UTI की। अब यहाँ पे बताया हुआ भी है कि जो एक फास्ट होते हैं लैक्टोज फर्मेंटिंग, एक स्लो लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं, एक नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं। जो फास्ट लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं इसके अंदर आपका ई कोलाई आता है, क्लैब्सिएला आता है और एंटेरोबैक्टर आता है। जो स्लोली लैक्टोज फर्मेंट करते हैं वो इसमें आपका सिट्रोबैक्टर आता है और सिरेशिया आता है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो होते हैं वो साल्मोनेला होता है, शिगेला होता है, सुडोमोनास होता है और यर्सीनिया होता है।